हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। तो लीजिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स का नियम और आदर्श और अनादर्श विलयन। इन सब को समझने से पहले आपको समझना होगा वाष्प दाब क्या होता है। तो मैं समझाना चाहूँगा बेटा कि देखिए, जो वॉलेटाइल कंटेंट यानी कि वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं या वाष्पशील जो द्रव होते हैं, मान लीजिए इसमें पानी है। पानी एक वाष्पशील द्रव है, ठीक है, ये पानी है। अब धीरे धीरे क्या करेगा, ये वाष्पित होगा, हैं। इसके वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। वाष्पन, है ना। तो जल जो है वो वाष्पन की क्रिया द्वारा किस में बदल रहा है, वाष्प में, ठीक है। फिर जैसे ही ये वाष्प ऊपर जाएगी, इसको ठंडा वातावरण मिलेगा, तो ये वापस संघनित होकर धीरे धीरे जल में परिवर्तित होकर वापस इधर की ओर आने लगेगी। इसको बोलते हैं संघनन, है। तो संघनन में क्या होता है, वापस वाष्प जो है बदलती है जल में। तो जल से वाष्प में बदलना तो कहलाता है वाष्पन, और वाष्प से वापस जल में बदलना कहलाता है संघनन, है। और जब ये वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाओं का वेग समान हो जाता है, उसको कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था या साम्यावस्था। साम्यावस्था में क्या होता है, वाष्पन बराबर संघनन, इन दोनों की दर अगर बराबर हो जाएगी तो इस अवस्था को कहेंगे साम्य अवस्था। इस साम्य अवस्था पर यहाँ जो भी वाष्प है वो पात्र की दीवारों पर और इस द्रव की सतह पर जो दबाव डालती है, उस दाब को कहते हैं वाष्प दाब, है। तो वाष्प दाब की परिभाषा क्या बन गई कि साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा पात्र की दीवारों तथा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम। देखिए बेटा, राउल्ट का नियम मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना, कोई भी पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक वाष्पशील, दूसरा अवाष्पशील, ठीक है। देखिए, जो वाष्पशील होता है वो जो वाष्प में परिवर्तित होता हो, और अवाष्पशील होता है वो जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता हो। जैसे पानी, अल्कोहल, ये सब वाष्पशील है जो वाष्प में बदलते हों, है ना। तेल, शक्कर, आपके नमक, ये वाष्प में नहीं बदलते, इसलिए ये अवाष्पशील होते हैं। तो राउल्ट का जो नियम है वो वाष्पशील अवयवों पर लागू होता है। तो वाष्पशील अवयवों पर लागू होता है। तो जैसे मान लीजिए, मैं पहले राउल्ट के नियम को आपको इस एक्सपेरिमेंट में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें भर लिया पानी, ये पानी है, इसमें मैंने नमक घोल दिया, ठीक है, इसमें मैंने नमक को घोल दिया। तो यहाँ पर जो वाष्प बनेगी वो केवल पानी की होगी, क्योंकि इसमें ये है नमक प्लस जल। इनमें से वाष्पशील कौन है इन दोनों में से, तो इनमें से वाष्पशील है जल, ठीक है। नमक तो वाष्पशील है नहीं, तो यहाँ जो वाष्प बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, जल की बनेगी। तो यहाँ जो वाष्प है वो केवल इस जल की है। इस वाष्प का जो दाब है वो डिपेंड करेगा कि इस वाष्प की मात्रा कितनी है, और वाष्प की मात्रा किस पे डिपेंड करेगी, जल कितना है। तो जितना ज़्यादा जल होगा उतना ही वाष्प बनेगी और उतना ही वाष्प दाब लगेगा। तो राउल्ट ने इसको एक नियम बना दिया कि किसी विलयन के, ये विलयन है, किसी विलयन के वाष्पशील अवयव यानी कि जल, वाष्पशील अवयव का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब, इसकी मोल भिन्न, मात्रा को मोल भिन्न भी तो कहते हैं, इसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर जो है नियम बन गया राउल्ट का नियम कि किसी विलयन के
वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है ना। किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी कि P समानुपाती X, और या P इज इक्वस टू P0 इंटू X, यह है वाष्प दाब। ठीक है, यह है राउल्ट का नियम, जहाँ P तो है अवयव का आंशिक दाब, लेकिन किस अवयव का? वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, और P0 शुद्ध अवस्था में, जब विलयन में नहीं हो, यही विलयन स्वतंत्र अवस्था में हो, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में दाब, और X जो है अवयव की मोल भिन्न। ठीक है, X जो है वो है अवयव की मोल भिन्न। ठीक है बेटा, तो देखिए इस राउल्ट के नियम को हम दो प्रकार के विलयनों के लिए समझते हैं। ठीक है, तो राउल्ट का नियम जो है, राउल्ट का नियम दो प्रकार के विलयनों पर जो है ये राउल्ट का नियम लागू होता है। पहला वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, एक तो विलयन ये हो गया वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। दूसरा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, एक तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे हैं, इसमें विलय भी वाष्पशील होगा, इसमें जो है विलय कौन होगा? वाष्पशील, और जो विलायक है वो भी वाष्पशील। विलायक तो खैर वाष्पशील होगा ही होगा। इसमें विलय जो है अवाष्पशील और विलायक जो है वो वाष्पशील। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ाता हूँ। तो लीजिए बेटा, हम सबसे पहले हम लेते हैं राउल्ट का नियम उन विलयनों के लिए जिनमें वाष्पशील विलय उपस्थित हो, यानी कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। इस प्रकार के विलयनों के लिए जो विलय होता है वो होता है वाष्पशील। ठीक है, इस प्रकार के लिए विलयनों के लिए विलय तो होता है वाष्पशील, और विलायक भी होता है वाष्पशील। ठीक है, तो इस प्रकार के विलयनों के लिए विलय भी वाष्पशील और विलायक भी वाष्पशील। तो इसके लिए देखिए राउल्ट का नियम जो है पहले विलय के लिए लेते हैं। विलय के लिए राउल्ट के नियमानुसार है। विलय के लिए राउल्ट के नियमानुसार देखिए, एक विलय के लिए राउल्ट के नियमानुसार जो है PA
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, या पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पी ए जो है विलय का आंशिक दाब, ठीक है, और पी नॉट ए स्वतंत्र अवस्था में, यानी जब इसको विलायक में नहीं मिलाएं, है ना, तो स्वतंत्र अवस्था में विलय का वाष्प दाब, और एक्स ए जो है वो है विलय की मोल भिन्न। इज दैट क्लियर? इसी तरह से दूसरा हम लेंगे विलायक के लिए। विलायक के लिए राउल्ट के नियमानुसार है, विलायक के लिए राउल्ट के नियमानुसार। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको, नंबर 2। अब देखिए डाल्टन के अनुसार क्या होता है, डाल्टन के अनुसार किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो उसमें उपस्थित विलय के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि डाल्टन के नियमानुसार विलयन का कुल दाब उसमें उपस्थित विलय अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो इसको समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे तो विलयन का कुल दाब हो जाएगा P बराबर P नॉट A इंटू एक्स ए, ये पी ए की वैल्यू रख दी हमने, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं बिकॉज ऑफ एक्स ए यानी विलय की मोल भिन्न प्लस एक्स बी यानी विलायक की मोल भिन्न, इन दोनों का योग होता है 1। तो एक्स बी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए है। तो ये वैल्यू एक्स बी की हम समीकरण 4 में रख देते हैं, इसलिए P बराबर हो जाएगा P नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो ये जो इक्वेशन है राउल्ट के नियम की वो है उन विलयनों के लिए जिनमें वाष्पशील विलय उपस्थित हों। देखिए बेटा, अब हम राउल्ट का नियम लेते हैं उन विलयनों के लिए जिनमें अवाष्पशील विलय उपस्थित हों। अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। इस प्रकार के विलयनों के लिए जो विलय होगा वो तो होगा अवाष्पशील, जैसा कि इसकी हेडिंग से ही पता लग रहा है। दूसरा जो विलायक है वो तो वाष्पशील ही होगा, वाष्पशील है। तो अब जैसे हमने पहले पढ़ा था, पहले विलय की ले लेते हैं। विलय के लिए राउल्ट के नियमानुसार, विलय के लिए राउल्ट के नियमानुसार क्या हो जाएगा, पी ए बराबर 0। ये 0 इसलिए क्योंकि विलय अवाष्पशील है और अवाष्पशील होने की वजह से ये वाष्प में बदलता ही नहीं है, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 0। दूसरा हम लेते हैं विलायक के लिए राउल्ट के नियमानुसार,
ठीक है। तो विलायक के लिए राउल्ट का नियम लगाएंगे तो वो हो जाएगा PB इज इक्वस टू PB नॉट इंटू XB, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 है। अब चूंकि वही डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन का नियम क्या कहता है कि विलयन का कुल दाब PS बराबर होता है PA प्लस PB, दोनों जो अवयव है उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो कुल दाब PS बराबर हो जाएगा 0, PA तो 0 प्लस PB की वैल्यू ये रही P नॉट B इंटू XB, ठीक है। तो ये हो जाएगा PS बराबर P नॉट B इंटू XB, ये हो गया समीकरण आपके 4। लेकिन बिकॉज ऑफ हम पढ़ चुके हैं कि XA प्लस XB का मान होता है 1, तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XA, जहाँ XA क्या है, विलय की मोल भिन्न। तो इसलिए ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो PS विलयन का कुल दाब इज इक्वल टू P नॉट B इंटू 1 माइनस XA, समीकरण हो गया ये 5, जहाँ XA जो है वो है विलय की मोल भिन्न, ठीक है बेटा। अब देखिए हम इधर लिख लेते हैं आगे, अब हम आगे ले लेते हैं इधर, ठीक है। तो देखिए इधर हम लेते हैं तो PS को इस PB को मैं नीचे लिया हूं, तो PS अपॉन PB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, ये हो गया समीकरण 6, जहाँ XA जो है वो है विलय की मोल भिन्न, ठीक है। अब देखिए हम इसको तो उधर ले लें और इसको इधर ले लें, तो XA इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस PS अपॉन PB, समीकरण हो गया ये 7। PB नॉट है ये, PB नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा PB नॉट, ठीक है। अब इसका अगर हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो XA किसके लिए, यानी विलय की मोल भिन्न बराबर हो जाएगा P नॉट B माइनस PS अपॉन P नॉट B है। तो ये हो जाएगा XA यानी विलय की मोल भिन्न बराबर, इसको डेल्टा P लिख दूं, डेल्टा P यानी वाष्प दाब में जो चेंज है वो, और P नॉट B यानी विलायक का, शुद्ध विलायक का आंशिक वाष्प दाब, ये हो गई समीकरण नंबर 8, ठीक है। तो देखिए बेटा राउल्ट के नियम को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमेथेन, ये दोनों क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमेथेन का 298 केल्विन ताप पर स्वतंत्र अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः, ये इनके P नोट दे रखे हैं, 200 mm ऑफ Hg, 400 mm ऑफ Hg है। तो निम्न की गणना कीजिए। ये दो अलग अलग हैं कंपाउंड, इसका वाष्प दाब ये है 200 क्लोरोफॉर्म का, इसका वाष्प दाब ये है 400 डाइक्लोरोमेथेन का। तो दो क्वेश्चन पूछे इसमें कि 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन में 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म को घोलकर बनाए गए विलयन का कुल दाब कितना होगा। दूसरा, प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न वाष्प प्रावस्था में कितनी होगी। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है। एक तो P नॉट CHCl3 दे रखा है, यानी कि शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना है 200 mm ऑफ Hg, और P नॉट CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन का जो वाष्प दाब है वो है 400 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब इनकी ग्राम में भार दे रखे हैं तो मोल नंबर निकाल लेंगे अपन। देखिए सबसे पहले अपन मोल नंबर निकालते हैं, मोल नंबर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो मोल नंबर होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, तो ग्राम में भार क्लोरोफॉर्म का कितना है 25.5,
क्लोरोफॉर्म का, बट्टे क्लोरोफॉर्म का अणुभार। अब क्लोरोफॉर्म का अणुभार देखिए कैसे निकालेंगे हम। अणुभार क्लोरोफॉर्म का CH Cl3, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, एक का तो एक ही हो जाएगा। क्लोरीन का 1 का 35.5 होता है, तो 3 का हो जाएगा 106.5 है। इनका सम करेंगे तो आपके आ जाएगा ये 119.5, 119.5 है, तो 119.5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 0.213। ये मोल नंबर तो आ गया किसका, क्लोरोफॉर्म का। इसी तरह से मोल नंबर ऑफ CH2Cl2, क्लोरोमेथेन का मोल नंबर भी निकालेंगे। तो क्लोरोमेथेन के मोल नंबर के लिए क्लोरोमेथेन का अणुभार ग्राम में भार कितना दे रखा है, 40। और इसका अणुभार CH2Cl2 है ना, तो कार्बन के तो 12 और हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन का 1 का 35 होता है, तो 2 का हो जाएगा 71 है, 71। तो ये हो जाएगा आपके 2 2 4 1 5 7 1 8 यानी कि 85। तो इसको हम रखेंगे 85। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.470। तो ये देखिए दो चीज़ आ गई हमारे पास। मोल नंबर ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लिया हमने, मोल नंबर ऑफ आपको डाइक्लोरोमीथेन भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी कि मोल भिन्न निकालेंगे। तो XCH Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म की मोल भिन्न। मोल भिन्न का जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हम पढ़ चुके हैं कि मोल भिन्न बराबर होता है अवयव की मोल संख्या बट्टे विलयन की कुल मोल संख्या। तो इसकी मोल भिन्न निकालनी है तो इसकी मोल संख्या बट्टे कुल मोल संख्या, तो ये 0.213 यानी क्लोरोफॉर्म की मोल संख्या बट्टे दोनों की कुल मोल संख्या 0.213 प्लस 0.470 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.312, 0.312। ये मोल भिन्न आ गई किसकी, क्लोरोफॉर्म की। और इसी तरह से अगर हम उसकी निकालना चाहेंगे CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन की मोल भिन्न, तो वो एक में से माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों की मोल भिन्न का योग होता है 1, तो 0.1 माइनस 0.312 है। तो ये आ जाएगा आपके 0.688। ओके, तो ये मोल भिन्न आ गई। अब देखिए मैं आता हूँ इधर आके करते हैं अब अपन। अब इधर अब आपको सबसे पहले चाहिए, देखिए राउल्ट के नियम का अगर लगाएंगे पहले तो वाष्प दाब, आंशिक दाब निकालना आपको। CHCl3 का आंशिक दाब, CHCl3 का आंशिक दाब हो जाएगा P0 CHCl3 इसका दाब इंटू XCHCl3 यानी कि इसकी मोल भिन्न, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 इनमें मान रख दीजिए, तो PCHCl3 बराबर हो जाएगा, ये तो कितना दे रखा है 200 गिवन है, ये 200 इंटू मोल भिन्न इसकी ये 0.312। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 62.4, ठीक है, ये हो गया 4। अब देखिए इसी तरह से अगर PCH2Cl2 निकालेंगे, यानी कि इसका क्लोरोफॉर्म का आंशिक दाब तो आपके पास आ गया, ये क्लोरोफॉर्म का आंशिक दाब। अब डाइक्लोरोमेथेन का आंशिक दाब, तो इसका कुल दाब ये 400 इंटू इसकी मोल भिन्न है इसका 0.688 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 275.2। ये तो देखिए पहले प्रश्न का जो जवाब है PS, टोटल जो दाब होता है वो क्लोरोफॉर्म के आंशिक दाब और डाइक्लोरोमीथेन के आंशिक दाब के योग के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो PS बराबर 62.4 प्लस 275.2 337.6 mm ऑफ Hg। ये तो आ गया आपका विलियन का कुल दाब।
अब हम निकालेंगे प्रत्येक अवयव की वाष्प प्रावस्था में मोल भिन्न। अवयवों की वाष्प प्रावस्था में मोल भिन्न। ठीक है, तो इसके लिए बेटा मैं आपको एक इक्वेशन बना के बताता हूँ। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि आंशिक दाब जो होता है P आंशिक, वो होता है मोल भिन्न इंटू कुल दाब, कुल दाब इंटू मोल भिन्न, है ना। तो अगर क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो PCHCl3 बराबर हो जाएगा P टोटल यानी सॉल्यूशन का कुल इंटू X यानी मोल भिन्न किसका, CHCl3। तो आपको तो X चाहिए ना, तो XCHCl3 अवयव की मोल भिन्न चाहिए, तो PCHCl3 यानी इसका आंशिक दाब बट्टे कुल दाब, तो कुल दाब में हो जाएगा PCHCl3 प्लस PCH2Cl2, इन दोनों का कुल दाब। तो इसमें रख दीजिए, तो X यानी मोल भिन्न CHCl3 की, क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का आंशिक दाब हमने अभी अभी निकाला है। क्लोरोफॉर्म का आंशिक दाब वो है 62.4, वो है 62.4, है ना। और कुल दाब जो है, कुल दाब अभी अभी हमने निकाला है वो है 337.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.18। ठीक है, ये मोल भिन्न हो जाएगी क्लोरोफॉर्म की। इसी तरह से अगर आपको डाइक्लोरोमेथेन की मोल भिन्न निकालनी है तो वो हो जाएगी 1 माइनस 0.18, क्योंकि इन दोनों का योग जो है एक होता है, ये हम पहले से पढ़ रहे हैं। तो XCH2Cl2 बराबर इसका मान आपके आ जाएगा 0.82। देखिए बेटा, राउल्ट के नियमानुसार विलयनों को दो भागों में बांटा जाता है। यह है विलयन। अकॉर्डिंग टू राउल्ट इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला आदर्श विलयन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अनादर्श विलयन। ठीक है, तो राउल्ट के नियमानुसार विलयनों को दो भागों में बांटते हैं अपन। पहला आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। फिर जो आदर्श विलयन है इनको फिर दो भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से, कि राउल्ट आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ठीक है, और दूसरे होंगे आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हैं। तो देखिए, राउल्ट के नियमानुसार विलयन को दो भागों में बांटा गया, आदर्श विलयन, दूसरा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन से होते हैं? वे विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी सीमाओं पर, सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हों, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हों वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और ये फिर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और नेगेटिव विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, हम पहला लेते हैं आदर्श विलयन।
आदर्श विलयन। ठीक है, तो बेटा आदर्श विलयन क्या होते हैं वास्तव में? तो जैसे एक एग्जांपल दूं हमको, आदर्श इंसान किसे कहते हैं? जो एक सभी इंसानियत के नियमों का पालन करे वो सब आदर्श इंसान कहलाते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार जो विलयन इस राउल्ट के नियम का पालन करते हों वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, है ना। तो अब इसकी परिभाषा क्या बन गई? वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हों, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, ये बन गई इनकी परिभाषा। अब देखिए आदर्श विलयनों के कुछ गुण होते हैं, वो क्या क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहला तो ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पहला गुण तो यही हो गया, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि P = P0 × X, इस नियम का पालन करते हैं। दूसरी बात कि विलयन के आयतन का जो परिवर्तन है, विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य होता है। इसका मतलब डेल्टा जो V है वो 0 होता है। इसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई विलायक है जो कि है 100 ml, ठीक है, 100 ml विलायक है, ठीक है। तो इसमें 50 ml कोई विलय को और घोल दिया हमने, तो ये विलयन बन गया। तो इस विलयन का जो वॉल्यूम है वो 150 होना चाहिए, यानी कि 100 + 50 यानी विलय और विलायक के आयतनों का अलग अलग जो योग है वो इस विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसके आयतन और इन दोनों के आयतनों के योग में अंतर जो है वो 0 होना चाहिए, तब इसको आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा जो है गुण वो है विलयन की एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी 0 होता है। विलयन की एंथैल्पी परिवर्तन का मान यानी कि डेल्टा H जो है वो भी 0 होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए P = P0x, डेल V = 0 होना चाहिए, डेल H = भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि विलय की एंथैल्पी और विलायक की एंथैल्पी का जो योग है इस विलयन की एंथैल्पी के बराबर होना चाहिए। इससे इसकी एंथैल्पी में इन दोनों के अलग अलग एंथैल्पी के योग में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि डेल्टा H भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा। फिर नेक्स्ट गुण जो है मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैं मान लीजिए ये है विलय A और ये है विलायक B। A विलय के अणुओं के मध्य बंध है, B विलायक के अणुओं के मध्य बंध है। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो इनके बंध टूटेंगे और आपस में बंध बना लेंगे, यानी कि A और B। तो ये जो बंध है यानी ये अन्योन्य क्रिया इसकी अन्योन्य क्रिया के बराबर होनी चाहिए और इसकी भी अन्योन्य क्रिया के बराबर होनी चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि विलय A
तथा विलायक BB की अन्योन्य क्रियाएं विलयन AB के बराबर होनी चाहिए हैं, यानी कि A-A/B-B बराबर किसके होनी चाहिए, AB के। अब मैं बताता हूँ इसका ग्राफ, कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। कि देखिए बेटा, इसके ग्राफ में अपन दो ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। इधर तो मैं लेता हूँ XA की मोल भिन्न जो कि अभी 0 है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे मोल भिन्न बढ़ती जाएगी। और इधर लेता हूँ मैं दाब यानी कि P। तो जैसे जैसे विलय की मोल भिन्न इधर बढ़ाएंगे वैसे वैसे विलय का दाब भी बढ़ता जाएगा, है ना। मोल भिन्न समानुपाती होती है दाब के, राउल्ट के नियमानुसार। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जैसे जैसे विलय की मोल भिन्न बढ़ाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा और इधर आते आते विलय की मोल भिन्न जो है 1 हो जाएगी। यहाँ है XA बराबर 0, इधर आते आते विलय की मोल भिन्न 1 हो जाएगी। ये P0A हो जाएगा और ये मैक्सिमम वाष्प दाब है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, विलायक के लिए। अब हम बात करते हैं इधर इस एक्सिस की और इधर लेते हैं अपन विलायक के लिए। तो XB की वैल्यू यहाँ पर 0 है अभी मोल भिन्न। अब इधर बढ़ाएंगे तो XB बढ़ेगा, इधर बढ़ाएंगे तो XA बढ़ेगा। तो जब इधर चलेंगे XB तो ये वाष्प दाब जो है ना B का वो भी बढ़ता जाएगा। ये बढ़ते ये मैक्सिमम यहाँ तक आते आते XB मैक्सिमम हो गई यानी 1 हो गई। तब इसका वाष्प दाब भी P0B यानी मैक्सिमम हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा ये। तो ये P बराबर हो जाएगा PA प्लस PB। तो ये तो राउल्ट के नियम का पालन कर ही रहा है कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और इधर PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की, है ना। लास्ट 5वें नंबर पे उदाहरण। तो बेटा ये आपको याद करने ही है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है इसके उदाहरण, आदर्श विलयन के उदाहरण, आइडियल सॉल्यूशन के। तो ये पहला उदाहरण हो जाएगा इसका, बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है। दूसरा है एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन। तीसरा उदाहरण हो जाएगा आपके क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। एक उदाहरण और ले लो, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड। लीजिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं अनादर्श विलयन। वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हों अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। और अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन हैं। ये आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक
विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेते हैं आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है। तो देखिए बेटा, इनमें क्या होगा, आदर्श व्यवहार से ये धनात्मक यानी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इस तरह के विलयनों के लिए जो है राउल्ट का नियम पालन नहीं होता। इनमें जो P है वो ज़्यादा हो जाता है P नॉट B इंटू एक्स से, P नॉट इंटू एक्स से, जबकि आदर्श विलयन में P इज इक्वल टू होता था P नॉट इंटू एक्स। इसमें ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें डेल्टा V जो है वो 0 से ज़्यादा होता है, 0 से ज़्यादा होता है, यानी कि डेल्टा V जो है वो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। इसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसे देखिए मैं आपको एक प्रयोग से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक पात्र में मैंने 50 ml जल लिया, 50 ml जल। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 25 ml अल्कोहल मिला दूं, अल्कोहल अगर मिला दूं, तो विलयन का जो आयतन है कुल वो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 50 हैं, इसको कहते हैं 75 के बराबर होना चाहिए। 25 प्लस 50 यानी 75 ml के बराबर होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये 75 ml के बराबर नहीं होकर इसका जो आयतन है 75 ml से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कुछ मान इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से इसकी एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी 0 से अधिक होगी, हैं, इसको भी हम कहेंगे धनात्मक। चौथी बात, ऐसा क्यों होता है, देखिए चौथा पॉइंट कि ये जो विलयन भी ज़्यादा क्यों हुआ, आयतन ज़्यादा क्यों हुआ, तो देखिए एक तो होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, विलय ए, ये है विलायक बी। जब इस विलय और विलायक को दोनों को मिलाएंगे तो ये बॉन्ड तो टूटेंगे और इनके बीच का बॉन्ड बन जाएगा, तो AB है। तो A और B की जो अंतर क्रिया है वो वीक होगा, यानी बॉन्ड A और B इनकी तुलना में वीक होगा, तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इसके लिए A और B ज़्यादा जगह घेरेंगे, इसलिए इनका आयतन जो विलयन का ज़्यादा हो जाएगा बजाय इनके। तो तो हम ये कह सकते हैं कि A-A/B से ज़्यादा होगा A-B। ठीक है, अब हम इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार। इधर से इधर तो ले लेता हूँ मैं विलय के लिए। मान लीजिए XA स्टार्टिंग में 0 है, और जैसे जैसे XA बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वाष्प दाब भी बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, ये P नॉट A। तो ये तो राउल्ट के नियम अनुसार आदर्श विलयन के लिए काल्पनिक ग्राफ है, जबकि इसका ग्राफ वास्तव में ऐसा नहीं होगा, जबकि इसका वास्तविक ग्राफ बनेगा ऐसे हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे कि P इज़ ग्रेटर देन
पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसी तरह से अगर हम, अच्छा यहाँ आते आते एक्स ए की वैल्यू हो गई 1, मैक्सिमम हो गई, तो पी ए की वैल्यू भी मैक्सिमम। इसी तरह से अगर हम इधर लेंगे विलायक के लिए, इधर लेंगे हम विलायक के लिए, तो एक्स बी को जो है स्टार्टिंग में हम मानते हैं 0 यहाँ पर, और यहाँ तक आते आते एक्स बी का मान हो गया 1। तो यहाँ वाष्प दाब सबसे कम था, और इधर चलते 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 वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। जैसे ही एक्स बी अधिकतम हुआ, मोल भिन्न अधिकतम हुई विलायक की, तो इसका वाष्प दाब भी अधिकतम हो गया पी नॉट बी। लेकिन ये तो आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, वास्तव में इसका ग्राफ आदर्श विलयन के से थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ते हुए रहेगा, क्योंकि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पी बी इज मोर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इन दोनों को मिलाएंगे तो आदर्श विलयन के अकॉर्डिंग तो ये ग्राफ यूँ रहना चाहिए, जबकि ये वास्तव में ये ऐसा नहीं होकर इस तरह से बनेगा। तो P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। हो जाएंगे इथेनॉल प्लस वाटर, ये हम लेते हैं बाद में यहाँ पर उदाहरण। ये हो जाएगा नंबर 1 C2H5OH इथेनॉल प्लस जल, CH3OH मिथेनॉल प्लस जल है। तीसरा उदाहरण इसका हो जाएगा इथेनॉल प्लस एसीटोन, C2H5OH प्लस एसीटोन, और चौथा उदाहरण हो जाएगा इसका एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। अब हम बात करते हैं दूसरे विलयन की इसी में। आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हैं। तो ये आदर्श व्यवहार से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इस प्रकार के विलयन। इसमें पहला गुण जो होगा इनका होगा कि P इज लेस देन P नॉट इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों की गुणनफल से इसको का जो मान है कम होगा। दूसरा इसमें जो है डेल V का मान होगा लेस देन 0, यानी कि ऋणात्मक है। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक पात्र में 100 ml लिया जल, 100 ml जल। अब अगर मैं इसमें 50 ml HNO3 मिला दूँ, नाइट्रिक एसिड, तो जैसे ही मैं 50 ml HNO3 इसमें मिलाऊंगा तो इस विलयन का आयतन कितना हो जाना चाहिए? आदर्श विलयन के हिसाब से तो इसका होना चाहिए 150 ml, जबकि वास्तव में इस विलयन का आयतन जो है 150 ml से थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसमें अधिक होता था पॉजिटिव डेविएशन में, इसमें कम हो जाएगा। तो इससे तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि डेल V नेगेटिव होता है। इसी प्रकार डेल H भी 0 से कम हो जाएगा, यानी कि ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट जो इसका है वो है, जैसा मैंने अभी अभी आपको समझाया था, ठीक उसके विपरीत हम इसमें ले लेंगे। कि इसमें आयतन कम हो रहा है, तो सीधी सी बात है जो अंतरक्रिया है विलय और विलायक की वो अधिक हो जाएगी। ये विलय, ये विलायक, A-A, ये B-B, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इनके बीच बॉन्ड बनेगा A-B। तो ये जो अंतरक्रिया है यानी ये बॉन्ड इसकी तुलना में मजबूत होगा, इसलिए ये पास पास में अणु होंगे तो इसके अणु कम स्थान घेरेंगे, इसका आयतन कम हो जाएगा, तो पूरी विलयन का ही आयतन कम हो जाएगा। तो A-B जो है वो ज़्यादा हो जाएगी ये अंतरक्रिया
A-A/B या इसका उल्टा लिख सकते हैं अपन, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं अपन A-A/B-B इज लेस देन, तो इसमें A- और B- जो है वो कमज़ोर होंगे बजाय इसके, है ना। नए बंद का जो अंतर क्रिया है वो मजबूत होगी, ज़्यादा होगी तो बंद जो लंबाई इसकी कम होगी, इसका आयतन कम हो जाएगा। तो इसलिए इसमें A-A/B-B लेस देन A-B, ठीक है। और 5वें नंबर पे हम लेंगे इसके उदाहरण। उससे पहले मैं आपको एक बार इसका ग्राफ बना के बता दूं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो जैसे पहले लिया था हमने, इधर तो लेंगे हम विलय और इधर लेंगे हम विलायक। इधर पहले हम विलय के लिए XA 0 और इधर XA मैक्सिमम। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन, अगर आदर्श विलयन के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा बनना चाहिए P0A, और इधर की ओर देखेंगे तो आदर्श विलयन के हिसाब से देखेंगे तो P0B, और ये XB इज इक्वस टू 0 और XB इज इक्वस टू 1। इन दोनों को मिलाएंगे तो ग्राफ ये बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं ना, इसलिए इसको नीचे की ओर घुमा देंगे, इस ग्राफ को थोड़ा नीचे की ओर कर्व कर देंगे। तो P इज लेस देन P0 इंटू A इंटू XA। इसी तरह से इधर भी ये नेगेटिव ही हो जाएगा। P0B इज लेस देन P0B इंटू B इज लेस देन P0B इंटू XB, और ये नीचे की ओर हो जाएगा। तो P इज लेस देन PA प्लस PB। ओके, इनके उदाहरण हो जाएंगे आपके H2O प्लस HCl, H2O प्लस HCl, H2O प्लस HNO3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन आदि, ठीक है। एसीटोन प्लस एनिलिन भी है, एक और उदाहरण देता हूँ मैं, एसीटोन प्लस एनिलिन, एसीटोन प्लस एनिलिन।